सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा था पंजाब के मामले में कि केरल के राज्यपाल को पंजाब के राज्यपाल के मामले में दिया गया फैसला पढ़ना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यपाल विधेयक को रोक नहीं सकते। या तो वो विधेयक पर दस्तखत करें या जो है विधानसभा को वापस भेजें। राज्यपाल को 7 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए सदन को कारण बताना चाहिए। राज्यपाल को यह बताना चाहिए कि क्या विधेयकों ने अनुच्छेद 254 केंद्रीय और राज्य कानूनों के बीच असंगतता का उल्लंघन किया है, या क्या विधेयकों को संघ की सूची में शामिल किया गया है। वे आंख मूंद कर माने राज्यपाल आंख मूंद कर 7 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि इसके अलावा 8 अन्य विधेयक हैं, जिसमें से एक धन विधेयक है जो 2 महीने पहले पारित किया गया था और उनकी सहमति के लिए उनके पास पड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस ने तुरंत जवाब दिया कि लेकिन हम इसमें पढ़ना चाहते हैं। राज्यपाल की जवाबदेही तय करने की जरूरत है। हमारे संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति हमारी जवाबदेही है। लोग हमसे पूछते हैं। राज्यपाल की शक्ति का इस्तेमाल विधायिका द्वारा लोकतांत्रिक कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अंबेडकर नामा पर आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सिंह। विपक्ष शासित राज्यों तमिलनाडु, पंजाब और केरल के राज्यपालों द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखने और मंजूरी न देने का मामला पिछले दिनों से सुप्रीम कोर्ट में है और केरल, तमिलनाडु और पंजाब के मामलों में अलग अलग सुनवाई हो चुकी है। सुनवाई हो रही है, अभी मामला लंबित है। राज्यपालों के इस आचरण पर एक और जहां भारत के संघवाद पर, फेडरलिज्म पर चोट पहुंच रही है और ये आरोप लग रहा है कि राज्यपालों के माध्यम से केंद्र में सत्तारूढ़ दल विपक्ष की राज्य सरकारों को अस्थिर कर रहा है, वहीं राज्यपालों के पद की गरिमा पर भी गंभीर आंच आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार की तरफ से ये कहा गया कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 8 विधेयकों में से एक को मंजूरी दे दिया और 7 को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। पहले 8 प्रमुख विधेयकों में से 2 साल तक लंबित रहकर एक प्रतिद्वंदी की तरफ व्यवहार किया, माने एक पार्टी की तरफ व्यवहार किया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों को इतनी असाधारण लंबी अवधि के लिए लंबित रखने का न तो कोई कारण बताया गया है, न ही कोई औचित्य। यह भी न्यायालय के ध्यान से नहीं बचा कि राज्यपाल ने केरल द्वारा दायर याचिका पर 20 नवंबर को राजभवन को नोटिस जारी करने के बाद ही विधेयकों पर कार्रवाई की। तब तक ये उसको लेके बैठे रहे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यहाँ राज्य द्वारा जो तर्क दिया जा रहा है उसमें कुछ दम है। राज्यपाल इन विधेयकों को 2 साल तक क्या कर रहे थे। राज्यपाल की शक्ति का इस्तेमाल विधायिका द्वारा लोकतांत्रिक कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल कार्यालय की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा कि जो कुछ हुआ उसके राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों पहलू थे। उन्होंने कहा कि मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। इस पर चीफ जस्टिस ने तुरंत जवाब दिया कि लेकिन हम इसमें पढ़ना चाहते हैं। राज्यपाल की जवाबदेही तय करने की जरूरत है। हमारे संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति हमारी जवाबदेही है। लोग हमसे पूछते हैं। केरल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वेणुगोपाल ने कहा कि कोई भी संवैधानिक प्राधिकार मनमाने ढंग से सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता। कृपया दृढ़ता से कदम उठाएं। उन्होंने मैंने सुप्रीम कोर्ट की पीठ से कहा कृपया दृढ़ता से कदम उठाएं, अन्यथा लोगों का नुकसान होगा। राज्यपाल द्वारा कोर्ट ब्लांस नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक हिस्सा है। वेणुगोपाल साहब ने यह भी कहा।
वेंकट रमणी ने एक बिंदु पर कहा कि प्रत्येक विधेयक को लोगों के अनुकूल विधेयक के रूप में प्रस्तुत करना आसान था, लेकिन वेणुगोपाल इस बात पर अड़े रहे कि राज्यपाल को 7 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए सदन को कारण बताना चाहिए। राज्यपाल को यह बताना चाहिए कि क्या विधेयकों ने अनुच्छेद 254 केंद्रीय और राज्य कानूनों के बीच असंगतता का उल्लंघन किया है, या क्या विधेयकों को संघ की सूची में शामिल किया गया है। वे आंख मूंद कर, माने राज्यपाल आंख मूंद कर 7 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि इसके अलावा 8 अन्य विधेयक हैं, जिसमें से एक धन विधेयक है जो 2 महीने पहले पारित किया गया था और उनकी सहमति के लिए उनके पास पड़ा हुआ है। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि अदालत को इस बारे में दिशा निर्देश तय करने चाहिए कि राज्यपाल कब विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, कब तक उन्हें मंजूरी देने से इनकार कर देना चाहिए और उन्हें अनुच्छेद 200 के तहत किस अवधि तक सहमति देनी चाहिए। पीठ ने केरल को दिशा निर्देश तैयार करने के बिंदुओं में शामिल करने के लिए वर्तमान याचिका में संशोधन करने के लिए एक आवेदन दायर करने की अनुमति दी। इसमें कहा गया है कि जैसे ही राज्यपाल ने 2021 से लंबित 8 विधेयकों पर विचार किया, याचिका अपने वर्तमान स्वरूप में ही काम करने लगी। वेणुगोपाल ने कहा कि 7 विधेयकों में से 3 विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक, पहला संशोधन 2021 विधेयक संख्या 50, विश्वविद्यालय कानून संशोधक विधेयक विधेयक संख्या 54 और विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2022 राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए हैं। खान आरिफ मोहम्मद खान शुरू में राज्यपाल द्वारा स्वयं प्रख्यापित अध्यादेश थे। राज्यपाल ने स्वयं इन अध्यादेशों को मंजूरी दी थी जो विधेयक बन गए। अध्यादेश के समय तो उन्होंने विरोध नहीं किया और जब विधेयक बन गया तो उसको फाइल को दबा करके जो है बैठ गए। संविधान के अनुच्छेद 213(1) में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना कोई अध्यादेश जारी नहीं करेगा। इसलिए उस समय राज्यपाल को इन कानूनों को बनाने के लिए राज्य विधानसभा विधायिका की क्षमता में कुछ भी असंवैधानिक नहीं मिला। ये भी वेणुगोपाल साहब ने कहा। वेणुगोपाल ने मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्यपाल और केरल के मुख्यमंत्री को एक साथ बैठने की अटॉर्नी जनरल की पेशकश को चेहरा बचाने की कोशिश की संज्ञा दी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या राज्य राजनीतिक हिसाब किताब निपटाने के लिए अदालत में है या मुद्दे हल करने के लिए कोई तटस्थ आधार ढूंढ रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइए हम आशा करें कि राज्य में कुछ राजनीतिक दूरदर्शिता होगी यदि ऐसा कोई रास्ता निकालने का फैसला राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों की बुद्धिमत्ता पर छोड़ते हैं, अन्यथा हम यहाँ दिशा निर्देश तय करने के लिए हैं। हालांकि वेंकट रमणी ने कहा कि राज्य में क्या हो रहा है वह टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने परोक्ष रूप से कहा कि राज्य में बहुत सारी चीजें हुई हैं। इस पर वेणुगोपाल ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल की टिप्पणी से उनका क्या तात्पर्य है। राज्य खूबसूरती से काम कर रहा है, वह कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में नंबर 1 राज्य है, यह क्या संकेत दे रहे हैं, यह अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा था पंजाब के मामले में कि केरल के राज्यपाल को पंजाब के राज्यपाल के मामले में दिया गया फैसला पढ़ना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यपाल विधेयक को रोक नहीं सकते, या तो वो विधेयक पर दस्तखत करें या जो है विधानसभा को वापस भेजें। और फिर अगर विधानसभा, ये भी संविधान में प्रावधान है कि विधानसभा दोबारा उस विधेयक को पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है तो उनके पास उस पर हस्ताक्षर करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प होता नहीं। 28 नवंबर को राज्यपाल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विधेयक को मंजूरी दे दी और बाकी को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। संदर्भित विधेयकों में से वो विधेयक भी शामिल है जो राज्य विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां करने की शक्तियों को राज्यपाल से छीनने का प्रस्ताव करते हैं। केरल लोकायुक्त की शक्तियों को सीमित करने और मिल्मा सोसाइटी से संबंधित विधेयक को भी राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। दरअसल पिछली सरकारों के ही समय से राज्यपाल जिन विधेयकों को अनिश्चितकालीन लटकाना चाहते थे, उन विधेयकों को अलग अलग प्रदेशों के राज्यपाल विपक्ष शासित प्रदेशों में विधेयकों को राष्ट्रपति के पास संदर्भित करते थे और जब राष्ट्रपति के पास जाता था तो एक प्रकार से दाखिल दफ्तर मान लिया जाता था, क्योंकि अब कौन राष्ट्रपति से पूछेगा कि उस पर कौन कब दस्तखत होगा कब नहीं होगा। और राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है, राज्यपाल भी राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है। ये भी बात संविधान में उल्लिखित है और कई
फैसलों में ये बात सामने आ चुकी है, लेकिन इसके बाद है कि राज्यपाल मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये राष्ट्रपति के पास भेजने का मतलब कि निश्चित काल के लिए इसको जो है मतलब लटकाना है, क्योंकि इसमें कोई त्वरित या कोई सीमा बंदी नहीं है कि राज्यपाल अगर राष्ट्रपति के पास भेजा गया, राज्यपाल ने भेजा, तो राष्ट्रपति कितने दिन के भीतर उस पर जो भी हाँ या ना कहना हो वो कहेंगे। तो राज्यपालों की पद और प्रतिष्ठा और गरिमा पर लगातार उनके आचरण से चोट हो रही है। केरल के राज्यपाल की भी स्थिति जो है वो है ही है, पंजाब के राज्यपाल पुरोहित साहब की भी है, और जो है तमिलनाडु के राज्यपाल अरुण साहब की है, और कमोबेश यही स्थिति महाराष्ट्र के तत्कालीन गवर्नर कोश्यारी साहब की भी थी, जिन्होंने उद्धव ठाकरे को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और उनकी सिफारिशों को लगातार वो जो है वो क्या कहते हैं फाइल उनके यहाँ जो है दबी पड़ी रही। और जो 20 जून 2022 से वहां जो है जो जब दल बदल और ये सब कार्यक्रम शुरू हुआ, और जो है सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई की उसमें तारीख दी कि 11 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो सब पर निर्णय होगा, तब तक वहां सब कुछ बदल चुका था। उद्धव सरकार की सरकार गिर गई थी, नए जो है वो स्पीकर का चुनाव हो गया था, और जो है दल बदल और इन सब पर जो आपके डिप्टी स्पीकर ने नोटिस दी थी, वो सब जो है वो क्या कहते हैं सब 11 जुलाई के लिए संदर्भित थे, जो आज तक है, और आज तक सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं दे सका। वो बार बार केवल महाराष्ट्र की सरकार से कहता है, वहां के स्पीकर से, कि आप इस पर जल्दी फैसला लो, अभी तो फिलहाल 31 दिसंबर की डेट है, हम देखें इसमें आता है कि नहीं। और 2024 के शुरुआती दौर में महाराष्ट्र में भी चुनाव है। तो ये स्थिति राज्यपालों की है। और एक समय जब आरोप लगता था कि कांग्रेस पार्टी जो है राज्यपालों का दुरुपयोग करती है, और उस समय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी इसका आरोप लगाती थी, जो जनसंघ जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में बदल गया। अब जब भारतीय जनता पार्टी है तो वो उसको और भी जो है क्या कहते हैं मतलब विद्रूप ढंग से राज्यपालों का दुरुपयोग विपक्ष शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में राज्यपाल आज तक उनके किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा होगा।